नमस्कार दोस्तों, मैं इनके जिठानी। आज इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम बात करने जाने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की। आज ही क्यों? क्योंकि आज 24 जुलाई 2021 और आज से पूरे 30 साल पहले 24 जुलाई 1991 को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की घोषणा हुई थी, जहां देश में बहुत ही सारे रिफॉर्म्स हुए थे जो कि देश की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे साबित हुए और उसके बाद देश ने इंडिया ने बहुत ही अच्छी तरक्की की थी। अब हम देखते हैं कि आखिर एक्चुअली लिबरलाइजेशन होता क्या है। जैसे नाम से आपको पता पड़ता है, लिबरलाइजेशन मीन्स थोड़ा लचीला करना। अब किन चीज़ों को लचीला किया गया, तो ये दो पार्ट में है। जैसे कुछ रेस्ट्रिक्शन हटाए गए और कुछ रिडक्शन किए गए। रेस्ट्रिक्शन कहाँ हटाए गए? प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी गई, उनके लाइसेंस के लिए रेस्ट्रिक्शन हटा गया। और रिडक्शन मीन्स पॉलिसी में कोई रिडक्शन किए गए कि देश आगे बढ़ सके और पॉलिसी को लचीला किया गया। जैसे कुछ टैक्स घटाए गए, जो कि आज भी होता है टाइम टू टाइम। अब अपन देखेंगे कि आखिर टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी क्यों। अब अपन देखेंगे कि रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी क्यों। क्योंकि रीज़न था पब्लिक पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहला कारण था कि गवर्नमेंट की जो कंपनी, एक्चुअली सारे बिजनेस गवर्नमेंट के पास थे और वो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं सरकार को बिजनेस तो करने थे और ये बिजनेस प्राइवेट सेक्टर को पहले नहीं दिए जाते थे 91 इस रिफॉर्म से पहले। फिर प्राइवेट सेक्टर को इनमें एंट्री दी गई। चाहे आप देखोगे जो भी बैंक्स हुए हैं ना आगे 91 के बाद ही, रिफॉर्म्स के बाद ही हुए। और आप देख ही रहे आज बैंक कैसे हैं। सारे लीडिंग बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक हो रखे हैं। कितने भी बड़े नाम ले सकते हो आप, HDFC और ICICI या कोटक महिंद्रा बैंक है। सारे ही बड़े बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है, डेवलप किया है देश को। वहाँ पर IT कंपनीज को बहुत प्राइवेटाइजेशन किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया उनका। पहले कंप्यूटर लेने के लिए भी आपको इम्पोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर वहाँ आओ, फिर RBI में जाओ, उस फंड को रिलीज करो। बहुत ही रेस्ट्रिक्शन के साथ, काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्शन को कम किया गया था। कहने का मतलब ये है पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत पुअर था, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी गई। सेकेंड जो कारण था BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो बहुत ही नुकसान में हो गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स होता है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो बीच का गैप है वो बहुत लॉस में जाता था, डेफिसिट में था। तो उसको भी इन्होंने, गवर्नमेंट ने रुपी को डिवैल्यूएट करके उस चीज़ को भी गैप अप किया और एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया। इम्पोर्ट को भी कोशिश करी गई कि इम्पोर्ट भी लोग करें। जो पहले क्वांटिटी थी किन्हीं इम्पोर्ट की चीज़ों पे, उनको इम्पोर्ट को भी बढ़ाया गया। काफ़ी हद तक चीज़ें कोशिश की गई। तीसरा कारण जो था कि उस टाइम महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया था, डेट भी देश पे बहुत ज़्यादा था और पूरे जो पब्लिक सेक्टर बैंक थी उनका मैनेजमेंट बहुत इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री बनती ही थी। फिर धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर बहुत सारी इंडस्ट्री मीन्स सिर्फ 3 इंडस्ट्री छोड़ दो, डिफेंस, ऑटोमेशन और रेलवे, इन तीनों को छोड़ के सभी में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे दी गई थी। अब जब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, उसका इम्पैक्ट हुआ क्या था? 1992 से 2005 तक फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में 316% तक बढ़ा था। तब जब शुरू लिबरलाइजेशन हो चुका था तो उसके इम्पैक्ट भी आने ही थे और इम्पैक्ट तो बहुत ही अच्छा है। फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज हुआ वो 316% हुआ। 1992 से 2005 के बीच में 316% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। और देश की GDP जो उस टाइम 266 बिलियन थी, वो आज 2019 में 2.87 बिलियन हो गई है। और आई थिंक प्रोजेक्शन जो 2030 तक ये है 6 ट्रिलियन की GDP हो जाएगी भारत की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वो सब रिफॉर्म्स से होता। और ऐसा नहीं कि रिफॉर्म्स तब हो गए फिर बाद में हुए ही नहीं। हर सरकार आई, हर सरकार ने अपने अपने हिसाब से रिफॉर्म्स किए। वो भी अभी हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे NDA भी गवर्नमेंट आई, फिर UPA गवर्नमेंट ने भी आगे रिफॉर्म्स किए। तो 1991 के बाद फिर गवर्नमेंट आती है 1998 से 2004 के बीच में NDA गवर्नमेंट आई। उन्होंने भी कोशिश की थी कि पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। जैसे मारुति का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, BSNL का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, काफ़ी एयरपोर्ट्स का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। और अब देखो उसके बाद कायाकल्प हो गया। मारुति आज 2002 से आज आप स्थिति देखो, कितना बड़ा मार्केट कैप हो गया मारुति का। और इसका अपन देखें एयरपोर्ट, अब देश इंडिया में आज वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद। बस NDA गवर्नमेंट में कुछ टैक्स भी घटाए गए थे। इनकम टैक्स में भी काफी रिबेट, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टैक्स खत्म ही कर दिए गए, पर काफी हद तक रिबेट दी गई थी। लोगों को एनकरेज किया गया कि आप गवर्नमेंट को टैक्स दो, जो कि वेलफेयर में खर्च होता था गवर्नमेंट। उसके बाद रिफॉर्म की शुरुआत होती रही। फिर मनमोहन गवर्नमेंट आती है, उन्होंने 2011 में रिटेल में FDI लाए थे। वो उसका बहुत विरोध हुआ भी, पर वो 2012 में एग्जीक्यूट हो गया था।
रिटेल में भी आज देश में एफडी आप देखो, उसके बाद रिटेल में कितने प्लेयर नए हैं। वॉलमार्ट इंडिया में आया, केयरफॉर आए, और अपने इंडियन प्लेयर है, रिलायंस है, डी मार्ट है, काफी सभी को ही इस चीज का फायदा मिलता ही है एफडी आने से। आगे बढ़ते हैं तो 2015 में कोयल माइनिंग को एंट्री दी गई। अब सारे प्राइवेट प्लेयर भी कोयल माइनिंग में आएंगे, तो आपकी जो पावर सेक्टर में जो ग्रोथ है वो ऑब्वियसली बढ़नी है प्राइवेट सेक्टर के आने से। आगे हम रिफॉर्म्स की बात करें तो इंसॉल्वेंसी एक्ट, बैंक्रप्सी एक्ट वो भी लाए गए एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो काफी टाइम पहले प्रपोज किया गया था 2000 में, जीएसटी, उसको भी 2017 में लॉन्च किया गया। और सितंबर 2019 में अपन देखें, जो निर्मला सीतारमण है अपनी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को भी घटाया था, जो कि 30% से 22% पर आया था कॉर्पोरेट टैक्स। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए भी टैक्स 25 से 15% किया गया था, जिसका भी बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा इफेक्ट आना है, जो स्टॉक मार्केट पे भी इफेक्ट आया था उसके बाद। अभी कुछ ही दिन पहले CNBC TV 18 पर नारायण मूर्ति है, जो इन्फोसिस चेयरमैन है, उनका एक इंटरव्यू आ रहा था। वो बता रहे थे कि उनकी कंपनी इन्फोसिस, जो 2 करोड़ में उस टाइम बिक रही थी 1990 में, आज उसका मार्केट कैप 6 लाख करोड़ रुपए है। और ये चीज उन्होंने एक्सेप्ट की थी कि अगर लिबरलाइजेशन नहीं होता इंडिया में तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उनका बिजनेस सारा ग्लोबली बिजनेस था, और आज वो देश की 2nd लार्जेस्ट IT कंपनी है। अब अगर बिल्कुल शॉर्ट में देखा जाए तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी वो 3 पार्ट में थी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स पॉलिसीज को रिड्यूस किया गया, रेस्ट्रिक्शन हटाए गए और नए प्लेयर्स को अंदर आने दिए गए। अब उसका जो इफेक्ट हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ देश में और देश की ग्रोथ बढ़ी, तो सारे बैंक्स हुए, बैंक्स को एक्सपेंशन करने दिया गया, IT कंपनीज देश में आगे बढ़ी, और उसका इफेक्ट बहुत ग्रोथ पर पड़ा ही। और अपन देखेंगे कि 2006 में देश की ग्रोथ 9.6% थी, जो 2nd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड थी। चाइना के बाद अपन फर्स्ट चाइना पे था, 2nd अपन लोग थे 2006 में। तीसरा था ग्लोबलाइजेशन, जो इसका तीसरा इफेक्ट आया था कि अपन देश को इंटीग्रेट किया गया फॉरेन मार्केट के साथ। अब उससे अपना देश का एक्सपोर्ट बढ़ा। थैंक यू वेरी मच।